चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट से हुई है। और उसके बाद 2000 में मैंने आर्मी ज्वाइन की। आर्मी में ग्रेजुएशन और पीजीडीबीए किया। 2016 में मैं रिटायरमेंट आया और उसके बाद मैंने आरएस की तैयारी करके आपके समक्ष प्रस्तुत। ओके, आर्मी में आप रहे हो 15 साल, कितने ईयर रहे हो? मैंने 16 साल 4 महीने सर्विस की है आर्मी में सर। ओके, मतलब 20 साल के थे तब आप चले गए थे आर्मी? राइट सर। तो आर्मी का एक्सपीरियंस प्रशासन में किस प्रकार उपयोगी होगा आपका? सर आर्मी में मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, जिसके अंदर मेरे को वेरियस अपॉर्चुनिटीज मिली है। उन अपॉर्चुनिटीज को निभाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं ऑफिशियल लाइन, बाहर एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन, उसके अलावा बाहर फील्ड लाइन को मैं बखूबी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक्सट्रीम कंडीशंस और पीस और वॉर सभी सिचुएशंस में काम किया है। ओके ओके ओके, चलिए अभी कोविड पे बात करते हैं। अभी बहुत चर्चित मुद्दा है कोविड। ये कोविड और कोरोना में क्या डिफरेंस है? कोविड और सर कोरोना में स्पेसिफाइड डिफरेंस मुझे ध्यान नहीं है जहाँ तक। कोरोना सर ठीक है, चलिए। अच्छा ये बताएं कि अभी भारत सरकार ने इसको शुरू से ही कोविड मैनेजमेंट अपने हाथ में ले रखा, केंद्र सरकार ने, तो ये किस अधिनियम के तहत ऐसा किया है? ये एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत। अच्छा, एक और एक्ट है, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है सर। कब का है? ये 2011 का होना चाहिए सर, आई एम नॉट श्योर। 5 का है, ठीक है। चलिए थैंक यू का इंडियन इकोनॉमी पे इफेक्ट बताइए। सर। इंडियन इकोनॉमी लार्ज स्केल डाउन हो गई। जब फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी का था उसमें 23.5% की गिरावट आई, सेकंड क्वार्टर में 7.5% की गिरावट आई है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ना बहुत ज्यादा गिरावट आई है सर। और हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो कोलैप्स हो गया है। और इसमें सिर्फ बेनिफिशियल सेक्टर रहा है जैसे एग्रीकल्चर, तो वो उसने काफी रिलीफ दिया। बैंकिंग सेक्टर? बैंकिंग सेक्टर सर इसमें लोन बहुत ज्यादा बढ़ गया है बैंकों का, तो इसमें सर एनपीए एनपीए काफी बढ़ा है सर। तो एनपीए बढ़ने से बैंकों की जो लोन देने की क्रेडिट उनकी जो पावर है वो कम हुई है सर। गवर्नमेंट उनको 2.5 लाख करोड़ का पैकेज दिया है आत्मनिर्भर भारत 1 के अंदर, तो 2.5 करोड़ किसानों को देने के लिए केसीसी के थ्रू। अच्छा, भारत चीन तनाव का क्या कारण है? मुख्य कारण सर हमारा अक्साई चीन जो अभी बॉर्डर स्टैंड ऑफ है यहाँ पर पेंगोंग सो लेक के अंदर, अभी फिलहाल उसका है सर। उससे पहले डोकलाम इशू हुआ। और ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल सेक्टर पे हमारा है ना चाइना के साथ है ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो एक्चुअली डिमार्केटेड नहीं है, तो उस पे शुरू से संघर्ष चल रहा है। ये आरसीईपी भी कोई विवाद का कारण रहा है? आरसीपी सर विवाद का कारण नहीं है। चाइना की कोशिश थी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में इंडिया पार्टिसिपेट करे इसमें, लेकिन इंडिया ने उसके लिए अपने हितों को, इकोनॉमिक हितों को ध्यान में रखते हुए उसके लिए मना कर दिया। इंडिया शामिल क्यों नहीं हुआ? उसका सर रीजन है कि ये ना चाइना एक इकोनॉमिकली डोमिनेटेड कंट्री है जो कि दूसरे देशों में व्यापार नीति के थ्रू, जैसे बेल्ट रोड इनिशिएटिव है तो उसके थ्रू, और चाइनीज जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में बहुत फायदे करते हैं। वोकल फॉर नेशन का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है ना, मेक इन इंडिया के ऊपर भी है ना लग सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है मेक इन इंडिया को भी। तो ये सभी कारण है जिसमें भारत अपने इकोनॉमिक हितों को ध्यान में रखते हुए इसके बाहर। ओके, अभी आपने एक वर्ड यूज किया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का रोड के थ्रू पूरे वर्ल्ड के कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है, जिसमें सेंट्रल एशिया, यूरोप और इंडिया से भी वो चाह रहे थे, लेकिन इंडिया ने इसके लिए मना कर। भारत इस मुद्दे पर असहमत है? राइट सर। कारण?
कारण सर, जो चाइना ने जो सिल्क रूट पहले चाइनीज था पहले पुराने समय में, तो उसी को वापस वो रीडेवलप करना चाहते हैं। अपना एक इकोनॉमिकली सॉफ्ट पावर के तौर पे चाइना उभरना चाहता है। जैसे प्रशांत महासागर में, इंडियन पैसिफिक ओशन में वो अपना कोशिश कर रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। हर लेवल पे वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा नहीं, जो वो भारत के विरोध का मूल मुद्दा क्या है यहाँ पे? सॉरी सर, क्वेश्चन नहीं समझ पाए। तो इंडिया इसको विरोध क्यों कर रहा है? भारत इसके अगेंस्ट क्यों है? मूल मुद्दा क्या है? सर एक ही पॉइंट है इसका। सर इसका मूल मुद्दा सर, चाइनीज कनेक्टिविटी को इंडिया बड़ा मार्केट है तो यहाँ नहीं होने देना चाह रहा। ओके, अच्छा, ये अगर भारत इस जो तनावपूर्ण स्थिति है चीन और भारत की, इससे निपटने के लिए भारत को क्या स्टेप उठाए जाने चाहिए? सर, भारत को मिलिट्री और दूसरे जो सचिव स्तर पे बात चल रही है, हमारे कमांडर्स लेवल पे बातचीत चल रही है, इनको जारी रखना चाहिए। और जो स्टैंड ऑफ है, चाइनीज एग्रेशन का जो स्टैंड ऑफ है, उसी के तहत उसको जवाब देना चाहिए। जैसे अभी मार्कोस की वहाँ तैनाती की है, गरुड़ कमांडोज की तैनाती की है, पैरामिलिट्री स्पेशल फोर्सेस की वहाँ तैनाती है। तो चाइनीज एग्रेशन को कम करने का एक ही उपाय है कि हमें भी उसके सामने डट के सामना करना चाहिए। पूरा विश्व स्तर पे जैसे चाइना की किरकिरी हुई है, एससीओ मीट हो, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे G20 समिट हो, इन समिट्स में भी प्रधानमंत्री मोदी ने चाइनीज एग्रेशन की बात कही है। इसमें हमारे को अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी और रशिया, इनका सबका भरपूर सहयोग मिल रहा है। और इसके अलावा और जो उपाय किए जाने चाहिए वो? उसके अलावा सर, जो डिप्लॉयमेंट है आर्मी की, उसको और बढ़ानी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि चाइनीज वहाँ पे ना अपना बढ़ा रहे हैं पेंगोंग त्सो लेक के पास में। और जैसे चाइना ने ब्लैक टॉप पे कब्जा किया है स्पोंगर गैप के अंदर, साउथ ऑफ। आपको नहीं लगता कि इससे युद्ध की स्थितियां बनेगी? सर, मुझे नहीं लगता, क्योंकि चाइना अगर युद्ध चाहता तो काफी समय पहले ही ये स्टार्ट हो चुका होता। चाइनीज शुरू से एग्रेशन मोड में है और वो इंडिया की जमीन के ऊपर ही उनका निगाहें हैं। ओके, और वो टू फ्रंट वॉर में इंडिया को इन्वॉल्व करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। अच्छा, कश्मीर की वर्तमान स्थिति क्या है? कश्मीर में सर, धारा 370 और 35A का एब्रिगेशन होने के बाद में यहाँ अभी डीडीसी के चुनाव है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के। वहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग बोर्ड जो था उसको निरस्त कर दिया गया है। 1989 पंचायती राज एक्ट के तहत उसमें संशोधन किया गया है सर। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, जिसका MP चेयरमैन होगा, उसके अंतर्गत डीडीसी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, वो उसके अधीन काम करेगी। और इसमें सर 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें 14 हर डिस्ट्रिक्ट में 14 मेंबर होंगे डीडीसी का, वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव होंगे। और इससे एक लोकतंत्र की बहाली में एक पहला कदम है। ओके, कब हो रहे हैं चुनाव ये? चुनाव सर अभी चल रहे हैं, रिसेंट में 8 फेज में है, जो 20 दिसंबर तक, मुझे एक्यूरेट डेट नहीं सर, वो कब संपन्न हो, अभी रनिंग है। अभी किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है? अनुच्छेद। ओके, ठीक है। अच्छा, एक अभियान है आत्मनिर्भर भारत, बताएं इसके बारे में। आत्मनिर्भर भारत बेसिकली इंडिया ने इकोनॉमिकल पैकेज के तौर पर 3 फेज में लॉन्च किया है, 1, 2 और 3। इसमें जो लास्ट अभी 3 आया है, इसके अंदर 12 स्कीम्स लॉन्च की है। इसमें क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, जो बैंक्स के लिए क्रेडिट ले रही गवर्नमेंट, 65,000 का फर्टिलाइजर सब्सिडी दी है। उसके अलावा किसानों को 2.5 लाख, वो फर्स्ट फेज में 2.5 करोड़ किसानों को सर 2.5 लाख करोड़ का पैकेज दिया है KCC के थ्रू। और इसमें ना श्रमिकों के लिए कंट्रीब्यूशन है PF का, जिसमें 24% है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का, और 1,000 से जो कंपनीज में एम्प्लॉय कम है उसमें सर 12% है। तो श्रमिकों को लेकर तो अभी काफी विवाद चल रहा है। श्रमिकों को सर विवाद सर से समझ नहीं पाएगा आपका क्वेश्चन सर। विवाद का क्या कारण है? याद नहीं है। श्रमिकों का सर जो जॉब लॉस हुआ है सर, इसमें अभी हाल ही में जो श्रम कानून है, उनको लेकर भी विरोध हो रहा है।
श्रम कानूनों में सर स्पेशली सर है ना श्रमिकों के लिए कुछ प्रावधान किए हैं जिनका वो विरोध कर रहे हैं। बोल दे, मैं फोन नहीं लगा रहा था। एक्चुअली तो मुझे अभी ध्यान नहीं है श्रम कानूनों में क्या एक्चुअली प्रावधान होता है। ओके, आप नागौर से हो? सर अच्छा, केणसरिया गांव है, बहुत प्रसिद्ध गांव है केणसरिया। केनसरिया सर वहाँ पे एक माता जी का मंदिर है, उसके लिए वो प्रसिद्ध है। कौन से माता जी है? सर मुझे ध्यान। ओके, एक कुरड़, केनसरिया माता जी से बोलते हैं, सॉरी सर, केनसरिया माता जी के नाम से सर। अच्छा, वो केवाय माता जी है, केवाय। केवाय माता सर, राइट सर। अच्छा, ये कुरड़ा गांव है आपके वहाँ पे एक? हाँ सर, कुराड़ा गाँव। बताएं। कुराड़ा सर वो हम बेल्ट के लिए है सर, वहाँ पे वो वहाँ के लोगों में फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम। अच्छा, ये अमर सिंह राठौड़ का नागौर से क्या संबंध रहा है? अमर सिंह राठौड़ सर शाहजहां काल में है ना, अमर यहाँ के जो राजा थे नागौर के, और नागौर में उन्होंने वर्चस्व अपने यानी वीरता आवाज और कम आ शौर्य रही के लिए, आवाज कम आ रही है दिलीप जी। वीरता और शौर्य के लिए सर उनको माना जाता है। ओके, अच्छा, आपके वहाँ एक प्राइवेट सेक्टर की सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू हुआ है नागौर जिले में, वो बता सकते हैं कहाँ शुरू हुआ है? नागौर जिले में सर पर्टिकुलरली सोलर प्रोजेक्ट सर, सॉरी सर, आई हाँ। डोंट नो नहीं दिया। ओके ओके ओके। एक अकबर का नागौर दरबार हुआ था, सर उसके बारे में बताएं, कौन कौन शासक आए थे उसमें? सर 1570 में अकबर ने नागौर दरबार बुलाया, जिसमें भगवंत दास जयपुर का वो संयोजक थे। बीकानेर कल्याणमल राव चंद्रसेन जो आए थे, लेकिन वो चल के वापस चले गए। जोधपुर शासक थे, उसके अलावा मेड़ता, और जोधपुर से कौन शामिल हुआ था? जोधपुर से मोटा राजा उदय सिंह। ओके, ठीक है। और पर्पज क्या था इस दरबार का? पर्पस था सर कि ना उसका कि ना फेमिन रिलीफ वर्क के लिए था, लेकिन उसका गहन उद्देश्य था कि मारवाड़ के शासकों को अकबर की प्रसन्नता, यानी उनको वो अकबर की जो सुप्रीमेसी है उसको अडॉप्ट कर। ओके ओके। अच्छा, ये संयुक्त राजस्थान संघ एकीकरण के किस चरण में बना था? ये चौथे चरण। कब हुआ था? ये सर हुआ 1949 एंड माइट बी इन अप्रैल, 25 अप्रैल 1949। क्या हुआ था इसमें? इसमें सर संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ प्लस 9 स्टेट को शामिल किया गया। ओके, अच्छा, एक नोलन समिति ने कुछ मूल्य बताए हैं सर, नीति नैतिक मूल्य बताए, वो क्या थे? सर नॉलन समिति ने हॉनेस्टी, इंटीग्रिटी, सेल्फलेसनेस, लीडरशिप, 4, ओपननेस 5। और लीडरशिप, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, सेल्फलेसनेस, ओपननेस, और सर बाकी मैं रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ सर। ओपननेस क्या होता है? ओपननेस सर खुलापन, एक एडमिनिस्ट्रेटर की एक क्वालिटी। क्या आप एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करना चाहिए इसके तहत? सर उसको है ना हमेशा रेडी टू रिस्पॉन्ड रहना चाहिए जनता के लिए, हमेशा उसके पास खुलापन होना चाहिए, यानी कोई भी जाके उसके समझ की कोई भी परेशानी है उसके लिए उसको तत्पर रहना चाहिए जनता की। और इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी मतलब कि आप जिस जॉब में हो आप उसको उसके तहत उसको सेटिस्फाई करने के काबिलियत रखते हैं कि नहीं रखते। ओके, ठीक है जी। उपाध्याय सर। दिलीप सिंह सुन रहे हैं आप? सर गुड मॉर्निंग, सुन रहा हूँ सर। सुन रहे हैं? सर वेरी गुड मॉर्निंग। यू आर एन आर्मी मैन, एक्स आर्मी सोल्जर, यू आर वेलकम। थैंक यू सर। Such type of disciplined are required in the government as an officer. Right, You're sir. welcome. Now, Thank you, sir. आपने मार्केटिंग में एचआर किया रिटायरमेंट लेने के बाद, तो 7 साल ही नौकरी करी आपने? सर मैंने सिम्बोसिस सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग से मैंने सर किया था। 2008 में मैंने एनरोल हुआ था, 2012 में मैंने ये किया कंप्लीट सर। मैं आर्मी में रहते हुए किया सर। अच्छा, नहीं आप आर्मी में 7 साल ही रहे अब?
नहीं, मैंने सर 16 साल 4 महीने आर्मी सर्विस की। 2016 नवंबर में मैं रिटायर्ड हुआ सर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था। जी चलो सर। कोई बात नहीं। पहली बात तो आप मुझे ये बताएं कि आज आर्मी से संबंधित एक सीपीओ है, उसका रेजिंग डे है, आपको ध्यान है? सर आज के संबंध में सर मुझे ध्यान नहीं, सॉरी सर। तो ये जो सीपीओज हैं जो बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, इनकी ड्यूटीज में और आर्मी की ड्यूटीज में क्या अंतर है? सर सीपीयू से मैं मतलब ही नहीं समझ पाया, सॉरी सर, मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। ये जैसे ये सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है ना, सीआरपीएफ, थैंक यू बीएसएफ, सो मच। राइट सर, थैंक यू सो मच। हाँ, समझ गया मैं आपका मतलब इनको सर। सीपीओ कहते हैं। राइट सर, इनको सेंट्रल पुलिस सीपीओ कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन। सर सर, हाँ, तो सर सीपीओ, सर सीपीओ एंड जैसे उसमें सर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जैसे तिब्बतियंस की है अभी, तो वो आर्मी के साथ में 1 to 1 काम कर रही है सर, जो स्पंगर कैप है वहाँ पर अभी पेंगोंग सो लेक पर। अभी उनको एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए क्या कौन सी फोर्स बना रखी है? एंटी टेररिस्ट के लिए सर ये हमारी राष्ट्रीय राइफल्स है एक्चुअली। ये 96 के अंदर आरआर। रेज की गई। राइट सर। तो उन्होंने 96 में इसका रेजअप हुआ था, इसको कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें कौन उसमें कौन सी फोर्सेज इन्वॉल्व है? उसमें सर आर्मी, आर्मी की तमाम जितनी भी डिफेंस की, जैसे मैकेनाइज है, आर्टिलरी है, इन्फेंट्री है, आर्मर्ड है, इन सब का है, प्लस बीएसएफ है। उसके अलावा सीआरपीएफ की हेल्प लेते हैं वो लोग। आरआर में स्पेशली पैरामिलिट्री को इन्वॉल्व नहीं किया गया, लेकिन उसकी कोऑर्डिनेशन एफर्ट में उसका हेल्प किया। गुड, वेरी गुड। तो मैं एक मेरे समझ नहीं आ रही कि आप मैनेजमेंट में हैं, मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, यू कैन बेटर अर्न इन मार्केटिंग सर्विसेज और एचआर, फिर भी आप इसको छोड़ के और राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं? जी सर, मैं आर्मी में था तो मुझे ना काफी डायनेमिक फील्ड रही मेरी सर। मैंने वेरियस ऑफिसर्स वगैरह में वर्क कल्चर को समझा है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसी तरह से मैं ना कामयाबी हासिल कर सकता हूँ। तो मुझे बाहर ना जाके एज ए सर्विस बिफोर सेल्फ, आर्मी का जैसे मोटो है, वैसी सर्विस के तौर पे ही मैं इस लाइन में आगे आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मेडिकली एज अनफिट माय हो गया था डियर, सर। एज एन आर्मी सोल्जर, आपको असहजता महसूस होगी यहाँ पर, क्योंकि वो डिसिप्लिन यहाँ नहीं है। ऑफिसर्स का, सबॉर्डिनेट्स का और सीनियर्स का वो डिसिप्लिन जो आर्मी में है, वो यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। आपको कई बार सर बड़ी मन मारना पड़ेगा, कई बार गुस्सा डेफिनेटली सर, आएगा। डिसिप्लिन मुझे लगता है डेफिनेटली सर, डिसिप्लिन अपने से स्टार्ट होता है। अगर मैं सेल्फ डिसिप्लिन हूँ तो हर कोई एक आर्मी मैन को देखते ही सिविल में राय जाती है कि ये आर्मी मैन, तो वो सभी मुझे लगता है कि आज तक मैं जिस भी ऑफिस में गया हूँ तो आप मुझे मुझे सभी बता सकते हैं कि एक बहुत ही गुस्से में, बहुत इरिटेशन में एक कोई आदमी आपके पास आता है गुस्सा करके, आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, हैंडल करेंगे? सर आपको तो उसको खुद तो को गुस्सा आ जाएगा आर्मी में डिसिप्लिन को देखते हुए, आप उसको नहीं, कैसे कंट्रोल डेफिनेटली करोगे? सर, सिविल महकमा अलग है, हमें इसके प्रति ढालना पड़ेगा हमें। ठंडा पियो ठंडा जियो की नीति रखता हूँ सर मैं। कहेंगे आओ बैठो, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या, पानी मतलब पियो पहले तो। आपका कहने का मतलब है कि आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे? डेफिनेटली कर लेंगे ना, मन मार लेंगे? सर, मन में मारना एक सेपरेट इशू है, अपने आप को उस सिस्टम में डालना एक मैं समझता हूँ वो बेटर। आप ये कैसे देखते हैं, एक लीडर और एक फॉलोअर? एक तो नेता का होता है और एक अनुयायी होता है, सर आदेश लीडर का है ना, पालन करने वाला। ये लीडर दोनों दोनों गुण एक प्रशासनिक अधिकारी में होने चाहिए। सर, तो लीडर लीड करता है बाय एग्जांपल सर, है ना। लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। तो मुझे ऐसा लगता है कि लीडरशिप क्वालिटी है ना प्रशासक में होनी बहुत जरूरी है। और इट्स फॉलोअर में आर्मी में मैंने ना अपने सीनियर्स के ना ऑर्डर्स फॉलो करके मैं यहाँ तक आया हूँ। तो मुझे मेरे अंदर दोनों गुण है। एज ए फॉलोअर में आई कैन कंट्रीब्यूट बेटर, एज ए लीडर आई थिंक मैं जस्टिफाई कर। यहाँ तो लीडर को भी जस्टिफाइज करना पड़ेगा ना, आपको नेतृत्व भी करना पड़ता है कई जगह। सर डेफिनेटली नेतृत्व तो हमने आर्मी में काफी किया है, क्योंकि 17 साल की सर्विस में मैंने प्लाटून कमांडर, मेरी नाइट रैंक में मैंने अपने जवानों के ऊपर, प्लस जो मेरे को विभागीय मिले काम करने के, जैसे एज ए पे एनसीओ मिला मुझे, चाहे मुझे कंप्यूटर एनसीओ ड्यूटी मिली, तो मैंने एज ए नेतृत्व किया है। अच्छा, ये प्लाटून अटैक की फॉर्मेशन क्या होती है?
प्लाटून सर, प्लाटून अटैक? सर इसमें असॉल्ट फॉर्मेशन भी होती है, अलग अलग फॉर्मेशन होती है, आर्मी की लड़ाई के संदर्भ में पूछ रहे हैं? हाँ, सर इसमें प्लाटून में वन प्लाटून लीडिंग और टू उसके एक स्ट्रैगर्ड होती है बिखरे हुए, और एक होती है असॉल्ट जिसमें कंप्लीट है ना प्लाटून एक साथ मूव करती है, तो इसमें अलग अलग फॉर्मेशन। नहीं ये तो रेकी रेकी प्लाटून है। सर रेकी करने के आदेश मिले, वो कैसी फॉर्मेशन में जाएगी? रैकी करने के लिए सर है ना, हम है ना नीलिंग पोजीशन में जा सकते हैं, बैटल क्राफ्ट में लेइंग पोजीशन। उनके पास हथियार क्या क्या होंगे, कितनी स्ट्रेंथ होगी, नफरी क्या होगी? सर रैकी के लिए सर एक्चुअली सर हमारे रैकी प्लाटून्स होती हैं, स्पेशली मैकेनाइज के लिए, मैकेनाइज का काम होता है इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर रैकी का, तो उसमें इन्फेंट्री का रोल रैकी के लिए नहीं किया जाता, तो उसमें है ना स्पेशल ये बीएमपी दी जाती है उनके लिए, और छोटी गाड़ियां होती है जिसमें 2.5 टन भी होती है, 1 टन भी होती है, ये जीप होती है, जोंगा होती है, और कितनी नफरी होती है? नहीं ये सर डिपेंड दिलीप जी, ये मुझे रैकी समझ का नहीं आई कि एरिया। इन्फेंट्री एक को प्लाटून में रैकी के सर लिए नहीं 17 भेजा था? 17 आदमी होते हैं। हाँ, और कौन से हथियार होते हैं प्लाटून के पास? तो प्लाटून में सर हमारे इंसास राइफल है अभी तो डिफेंस के पास, और जैसे जेएंड है तो ऑपरेशनल एरिया के तहत सर हथियारों की रेंज अलग हो जाती है, AK-56 भी मिल सकती है, AK-47 भी मिल सकती है, और राजस्थान और पंजाब में रहने के मशीन लिए गन भी होती है उनके पास? मशीन गन एमएमजी एलएमजी जैसी कोई हथियार होता है? राइट सर LMG होती है, लेकिन LMG एक प्लाटून में एक LMG कमांडर होता है। ये जो आप बता रहे सर ये चलो इन्फेंट्री में ठीक था, है, एक्चुअली मैं आर्मर में था। आप आर्मड में थे, चलो राइट ठीक सर। है। अ, आप मुझे बता सकते हैं एक मैनेजर और एक लीडर में, एक प्रबंधक और एक नेता में क्या अंतर होता है? मैनेजर सर एक फॉर्मल है और लीडर इनफॉर्मल है। मैनेजर है ना एक संस्था से बंधा हुआ है, लीडर को लोग इलेक्ट करके बनाते हैं, मैनेजर परमानेंट रहता है उस कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लीडर परमानेंट नहीं है, जब उसके लोग उसको इलेक्ट करते हैं तब वो रहता अभी कुछ दिन पहले अखबार में आया था कि हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उसमें सारे प्रबंधकीय गुण हमको मिल जाते हैं। आपने पढ़ा था क्या वो? है। हनुमान सर सॉरी इसके बारे में नहीं बता रहा हनुमान हूँ। चालीसा में प्रबंधकीय गुण मिलते हैं। जी अब सर। आपने बताया कि मैनेजर एक फॉर्मल होता है और लीडर इनफॉर्मल होता है, तो महाराणा प्रताप क्या थे, उनका प्रबंधकीय कौशल आपको पता है? हाँ महाराणा प्रताप सर है ना, उसमें दोनों गुण थे उनके अंदर। वो एज ए मैनेजर उन्होंने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तैयार की अकबर के विरुद्ध, और एज ए लीडर सबको प्रोत्साहित किया, उनको इकट्ठा किया। चलिए, इस पे बहुत बात हो गई, अब थोड़ा अपन इतिहास पढ़ा है आपने, इतिहास की तरफ आते हैं। ठीक है, इतिहास के बारे में आप मुझे बताएंगे कि भारत का इतिहास जो है वो विश्व में भारतीय इतिहास और संस्कृति महान कही जाती है, जी सर। विश्व गुरु कहा है भारत को। जी सर। आपके क्या विचार हैं? सर क्योंकि भारतीय सनातन धर्म का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है, तो इसके अंदर हमने जो वेदों की रचना की है, आज वेदों से ही कई जैसे अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, इनसे मेडिसिनल जो यानी लोगों को ज्ञान मिला है। इवन एप्पल के सीईओ यहाँ रह के गए और इन वेदों को समझा है। प्लस अगर हम बात करें पुराने समय से लेकर आज तक की, तो भारत नहीं जो नहीं, मोटी मोटी एक दो बात बताइए कि भारत विश्व गुरु था, एक दो विशेषता ऐसी बताइए केवल। तक्षशिला, तक्षशिला जैसे एक वहाँ, और उसके अलावा बिहार में सर एक यूनिवर्सिटी थी, सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी थी नालंदा। जहाँ जहाँ से एजुकेशन का प्रचार और प्रसार हुआ सर, इंडो चलिए, ये सर सब कॉन्टिनेंट। अगर आपको ये कहा जाए कि आप केवल एक सेंटेंस में भारत को ये विश्व गुरु सिद्ध कीजिए एक वाक्य में, तो कैसे करेंगे? इतना वर्णन करने का वहाँ इंटरव्यू में टाइम थोड़ी मिलता है। सर एक सेंटेंस सर्वधर्म में बताइए कि भारत। अ,
सर कुटुम्बकम सर मैं एक्चुअली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुम्बकम, ये हमारी नीति रही है सर। थैंक यू सर। चलिए चलिए, मुझे ये बताएं आप कि अरविंद घोष का जन्म दिवस आने वाला है, आपको पता है कब है? सर सॉरी, मुझे ध्यान नहीं है अरविंद घोष जी का। अच्छा अच्छा, वो शिक्षा भी से भी जुड़े हुए थे। सर उनके बारे में कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं। जी सर। किस कॉलेज के प्रिंसिपल रहे थे वो? जी सर सॉरी सर, ध्यान नहीं है मुझे उस बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे बताएंगे कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कौन से वर्ष में स्वीकार किया गया था? सर वंदे मातरम को सर वर्ष तो सर मुझे। अच्छा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का साझा सम्मेलन, साथ साथ सम्मेलन हुआ, ये कहाँ हुआ और कब हुआ? सर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का साझा सम्मेलन हुआ सर, मुझे जहाँ तक ध्यान है ये सूरत अधिवेशन हाँ जी, 1917, सूरत अधिवेशन 1917। नहीं नहीं, आप देखना इसको, ठीक है, सर ये सही नहीं है। एक इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की गई थी 1876 में। जी ये सर। किसने की थी, जो बाद में चलकर कांग्रेस की अग्रगामी बनी? बेवन टेरिजो करके सर कुछ था नाम, हाँ जी, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा। ये इसके इंडियन यूनियन, भारतीय संघ सर के गवर्नर जनरल कौन कौन रहे? भारतीय संघ के गवर्नर जनरल श्री राजगोपालचारी रहे सर पहले। और कौन रहे? और सर श्री राजगोपालचारी के बाद में सर वो इलेक्शन हो गए, हमारे प्रेसिडेंट बन गए। लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और इंडियन गवर्नर जनरल फर्स्ट, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। स्वतंत्र भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन सर। हाँ, कंफ्यूज नहीं हो आप। उसके बाद श्री राजगोपालाचारी का पीरियड मालूम है कि आपको, कब से कब तक थे? सर मुझे पीरियड का ध्यान नहीं है। ये अपने संविधान के बारे में कुछ जानकारी है आपको? जी सर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान निर्मात्री सभा का चयन किसने किया? सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नहीं, उसने थोड़ी चुना। संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों को किसने चुना? सर संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने चुना सर। उसके सदस्यों को वो कैसे चुनेगी? संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों को वो खुद कैसे चुनेगी? वो तो बनी नहीं थी। सर फिर मेरे को ध्यान नहीं सर। चलिए, संविधान निर्मात्री सभा में कुछ समितियां बनाई गई। सर कितनी समितियां बनाई थी? सर संविधान निर्माण में सर समितियों का मुझे ध्यान नहीं है सर, लेकिन उसके बाद में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का बता रहे सर। संविधान निर्मात्री सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कुछ समितियां बनाई, अलग अलग काम करने सौंपे उनको। कितनी समितियां थी? जेवीपी कमीशन और धार कमीशन, ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो उन्होंने। अच्छा, कितने मेंबर थे संविधान सभा में? 6 मेंबर थे सर। 6 मेंबर। संविधान सभा में कुल कितने मेंबर थे? संविधान सभा में सर टोटल मेंबर्स का सर मेरे को ध्यान नहीं मालूम है। चलिए, भारतीय संघीय न्यायालय ने काम करना कब शुरू किया था? इंडियन फेडरल कोर्ट। इंडियन फेडरल कोर्ट ने सर ब्रिटिश टाइम में किया, लेकिन किस कानून के तहत संघीय न्यायालय बनाया गया? सर उसका मुझे ध्यान नहीं है। चलिए, धन्यवाद आपको, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी राजेश सर। जी सर। दिलीप सिंह जी सुन पा रहे हैं? सर गुड मॉर्निंग, सुन रहा हूँ।
ये बताइए, राजस्थान के, सॉरी थोड़ा कोई डिस्टर्ब हो रहा नॉट इशू। चलने दीजिए सर, आवाज आ रही। आवाज आ रही सर। है। ठीक है। राजस्थान से एक सैनिक थे सेना में, वो राजनीति में आए। जसवंत सिंह जसोल। और एक और भी हाल ही में राजनीति में चर्चा में थे, खेलों से जुड़े हुए थे। उदयवीर सिंह यादव। अच्छा, राज्यवर्धन सिंह जी के बारे में नहीं पता? राज्यवर्धन सिंह जी सर नेता हैं, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। अच्छा, आप राजनीति में आना चाहेंगे? एब्सोल्युटली नहीं सर, मैं कारण? आरएस में आना चाहता हूँ। नहीं, जैसे प्रशासन में भी आप जो सेवा है वही करेंगे और राजनीति में भी सेवा ही होती। सर प्रशासन मैंने जैसे आर्मी में सेवा दी है, वैसे ही मैं प्रशासन में एक योग्य सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। राजनीति एक अलग फील्ड है सर, जहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने आप को। आवाज नहीं आ रही आप? आवाज नहीं आ रही सर? जी आ रही है। जी, मैं कह रहा हूँ राजनीति सर है ना, मुझे प्रशासक के रूप में काम करने का अगर मौका मिले तो मैं उसे जी राजेश सर। जी हाँ, आप कुछ बता रहे थे, मैं सुन नहीं पाया। सर प्रशासक के तौर पे अगर मुझे मौका मिले तो मैं और बेटर परफॉर्म कर पाऊंगा सर। मुझे लगता नहीं कि मैं राजनीति में ना अपने आप को प्रूव कर। अच्छा, अभी पंजाब की सीएम कौन है? जी अमरिंदर सिंह। अच्छा, उनको कैप्टन भी कहा जाता है। जी सर, वो शॉर्ट कमीशन ऑफिसर से 5 साल नौकरी करके आए कैप्टन रैंक पे। चलिए, बैडमिंटन आपकी हॉबी है या इंटरेस्ट है? सर हॉबी भी है और इंटरेस्ट है, दोनों ही है सर। अच्छा, तो अभी ये बताइए, भारत में केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? सर किरण रिजिजू, श्री किरण रिजिजू। कहाँ से है ये? सर ये अरुणाचल प्रदेश से। सॉरी सर? श्योर हैं आप अरुणाचल से ही? जी सर श्योर। अच्छा, तो बैडमिंटन को ओलंपिक में शामिल किया गया है क्या? हाँ सर, ओलंपिक गेम है 92 से। 92 से शामिल किया गया। सर अच्छा, ये बताइए, अभी जो ओलंपिक गेम्स होने थे वो कहाँ होने थे? जापान में सर। अच्छा, अब उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। हाँ 1 साल के लिए, नेक्स्ट ईयर होंगे सर। 2021 में होंगे। जी सर। तो उसको लेकर हमारे जो खेल मंत्री हैं उन्होंने कुछ अभी टिप्पणी की है, बताएंगे वो टिप्पणी क्या है? ओलंपिक्स को लेकर सर मुझे खेल मंत्री की टिप्पणी ध्यान। जो कोविड वैक्सीन होगा उसको किसको प्रोवाइड करवाएंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, उसके बारे में उन्होंने कुछ कहा। कोविड वैक्सीन को सर, तो सर मुझे उसके बारे में चलिए, ये बताइए, जम्मू कश्मीर में भी पंचायत उपचुनाव हुए थे, तो उसमें एक नई चीज सामने आई थी अभी देखने, क्या परिवर्तन देखने में आया? अभी जो चुनाव चल रहे हैं या 2018 में पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें? अभी जो चुनाव चल रहे थे वहाँ पंचायत उपचुनाव चल रहे थे, उसमें एक नया रुझान देखने को सामने आया था, क्या परिवर्तन आया वो बता सकते हैं आप? तो सर लोग प्रोएक्टिव हुए हैं सर डेमोक्रेसी के लिए, और लोगों ने वोट, जब वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है सर, और लोगों को विश्वास आया है कि यहाँ पे भी प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ गवर्नमेंट कुछ कर सकती है धारा 370 और 37 एक्ट।
एक और चीज है, ये तो कॉमन जो है वो सबको पता है, कोई विशेष बात ऐसी? सर गुपकार अलायंस के बारे में बात कर रहे हैं सर? नहीं, गुपकार नहीं पूछ रहा हूँ मैं। वहां पर जो सरपंच के पद हैं वो अधिकतर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं वहां, इसके बारे में जानना चाह रहा था। निर्विरोध में सर? सर हाँ, उसके बारे में मुझे ध्यान लगभग 800 से ज्यादा सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं वहां पर। इसका मैं आपसे कारण जानना चाह रहा था। चलिए कोई बात नहीं। सर। ये वो बताइए। पार्टी उसका सर एक बड़ा रीजन ये लगता है मुझे, जो मिलिटेंसी है वहाँ। तो कोई भी अभी जैसे वहाँ पे बीजेपी का प्रभुत्व बढ़ रहा है, तो आदमी पार्टी पॉलिटिक्स से ना जुड़ के निर्विरोध वो चुनकर आना चाहता है, मिलिटेंसी की वजह से। अच्छा, चलिए, अभी ब्रह्मोस जो मिसाइल थी उसका परीक्षण हुआ था हाल ही में। जी सर। कहाँ से किया गया था? सर ब्रह्मोस का तीनों लेवल पे हुआ है सर। हमारे ग्राउंड टू ग्राउंड और ग्राउंड सी टू सी जहाज से परीक्षण किया गया है, प्लस एयर MiG-29 के थ्रू एयर टू ग्राउंड। अभी उसमें कुछ नए सुधार हुए हैं ब्रह्मोस मिसाइल में, वो बता सकते हैं आप? सर उसकी मिसाइल की क्षमता को बढ़ाया गया है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो गई है, उसकी 3 से 4 मैक स्पीड कर दी गई है, और उसकी जो रेंज है 450 किलोमीटर हो गई सर ग्राउंड। 450? सर। श्योर है? सर। अच्छा, अभी हमारे पीएम दीपावली पे राजस्थान आए थे। जी सर। कहाँ पर? जैसलमेर में सर। जैसलमेर में भी कोई जगह? जैसलमेर BSF बॉर्डर पर गए थे सर, लोंगेवाला। अच्छा, लोंगेवाला का क्या इतिहास रहा है? लोंगेवाला में सर वहाँ एक पाकिस्तान के साथ हमारी 1971 में लड़ाई हुई थी। तो वहाँ एक सिख रेजिमेंट के एक मेजर साहब थे, जिनके नाम पर बॉर्डर फिल्म भी बनी है। उन्होंने वहाँ पाकिस्तान के जो पैटर्न टैंक्स थे उनको बुरी तरह ध्वस्त किया था। 43 टैंक उन्होंने वहाँ उनके खत्म। अच्छा, इस पे एक मूवी भी बनी है? सर बॉर्डर मूवी। कब रिलीज हुई थी ये बॉर्डर? सर बॉर्डर मूवी सर मुझे सर उसका सन याद नहीं है। देखी है आपने? हाँ सर देखिए, टीवी पर देखिए सर, पर्दे पे नहीं। जी। ये बताइए, अभी किसान आंदोलन हो रहे हैं और उनमें एक चीज बार बार सुनने में आ रही है कि किसानों के सामने जवानों को तैनात कर दिया गया है, और ये गलत है, किसानों को और जवानों को आपस में लड़ाना। आपका क्या विचार है इस पर? सर किसानों के सामने जवान तो हमेशा ही किसान और जवानों का शुरू से ही साथ रहा है सर। एज ए जवान अगर पुलिस फोर्स उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए या बॉर्डर सील करने के लिए खड़ी है, तो इसका गवर्नमेंट पॉलिसी, और कहीं ना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालना है तो जवान को आगे आना ही पड़ेगा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नेता हो, और चाहे कोई स्टूडेंट यूनियन क्यों ना हो। अच्छा, चलिए, अंतिम प्रश्न। अभी मार्कोस सैनिक बहुत चर्चा में थे, न्यूज में थे। मार्कोस क्या होते हैं, बताएंगे मुझे? मार्कोस नेवी के सर डाइविंग कमांडोज होते हैं, जो समुद्र की गहराई तक जाने की क्षमता रखते हैं। उनकी तैनाती सर बेंगोल सो लेक में की गई है। इंडिया कुछ बाहर इंटरनेशनल कंट्री से ना बोट्स ले रही है, जो कि बेंगोल सो लेक में मैरीटाइम और सिक्योरिटी को वहाँ पे वो इंडिया डेवलप करना चाहती है। तो इसलिए मार्कोस की तैनाती की है, और वो क्लाइमेटाइजेशन हो जाए उनका, ताकि सर्दियों में वो पहले कभी तैनात नहीं रहे इतनी सर्दियों में, तो उनका क्लाइमेटाइजेशन हो जाए, जैसे गरुड़ कमांडोज को भी उनके साथ। अच्छा, कुल कितनी संख्या होगी इन सैनिकों की भारत? मार्कोस की सर स्पेसिफाइड संख्या गवर्नमेंट तो कंफर्म कहीं आती नहीं सर इसकी। इनके कोर्सेज चलते रहते हैं रेगुलर, और जो फिट एंड फाइन रहता है वो इस सर्विस में रहता है, और उसके बाद में अगर वो डिसेबल हो जाता है या वो उसकी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाता, तो वो उसकी मार्कोस कमांडो से हट जाता है एज ए जनरल। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। जी ललित। जी उपाध्याय सर। हाँ दिलीप जी, सर कई मामलों में आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हैं, लेकिन अभी आपको मैंने जैसे आपको संविधान और इतिहास के कुछ सवाल पूछे, उसमें आपको थोड़ा पढ़ने की आवश्यकता है।
सुन रहे हैं? राइट सर, सुन रहा हूँ। जैसे मैंने लीडर और मैनेजर और फॉलोअर के बारे में पूछा, इतना लंबा जवाब नहीं, बहुत संक्षेप में आपको लीडर, फॉलोअर, मैनेजर के बारे में बताना है। प्लाटून फॉर्मेशन के बारे में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। प्लाटून फॉर्मेशन में आर्मर्ड का भी एक होता है, खैर आप ज्यादा जानते हो, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा आप देखें। मैं जितना जानता हूँ मैंने आपको बताया। प्लाटून फॉर्मेशन के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, हथियारों के बारे में पूछ सकते हैं, है ना। आपको आर्मर्ड के हैं तो अभी लेटेस्ट हथियार कौन कौन से हैं मैं पूछना चाह रहा था, लेकिन समय ज्यादा हो गया था। थोड़ा न्यूज़पेपर पर सीरियसली ध्यान दें, और कुछ पिछले न्यूज़पेपर्स को भी पढ़ें आप, 4-6 महीने पुराने, उनको भी एक बार आप देखें अच्छे से। कॉन्फिडेंस आपका ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका, पर्सनालिटी आपका, टर्नआउट अच्छा है। ये जो आपने कॉलर बाहर निकाल रखी है सूट के, ये ऐसे ही रहती क्या? अच्छा, ये ऐसे रहती है सर, थोड़ा बाहर आ गया सर। चलिए, बहुत अच्छा। और थोड़ा सा अपने चेहरे पे विनम्रता का भाव लाए, है ना। थोड़ी पॉजिटिविटी नजर आए कि ये तो आरएस बनने आया बंदा, ऐसा आपके चेहरे से प्रकट होना चाहिए कि ये तो आरएस है, ठीक है ना। थोड़ा सा मुस्कुराहट, थोड़ी लिबरलिटी आपके चेहरे पे हो तो और अच्छा लगेगा। बाकी तो सब सवालों के जवाब सबको नहीं आते, याद रखना, ठीक है ना। इससे निराश होने की जरूरत नहीं है, कोई सवाल नहीं आया तो निराश ना हो। जी सर। और है ना, और इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत मजबूती से आपके फेवर में जाएंगी सारी बातें, और आपका सिलेक्शन होगा। अगर मेन में अच्छा किया होगा तो इसमें आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। राइट सर, थैंक यू सर। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था सर कि जो मैंने ये सूट पहना है, हम आर्मी में पहनते हैं सर, टाई है ना, इट्स गुड थिंग कि टाई पहन के हम जाए? नहीं, व्हाई नॉट, इट्स गुड। क्योंकि हम पहनते थे सर। सर ये जो सर मेरे सूट के बटन है ये चमकीले हैं सर, ये चल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। एक इशू और पूछना था, हम जैसे ये सूट है ये हम खुला रखते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं बैठने पर, क्या ये सही है या बटन बंद करके जाए अंदर? एक बटन बंद होना चाहिए, बटन बंद रहना चाहिए, खुला नहीं रहना चाहिए, बंद रहना चाहिए बटन। राइट सर। ठीक है, राइट सर। ठीक। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जी दिलीप जी, राइट सर। जानकारी आपको अच्छी है, लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर आपने संतुलित दिए हैं। और जहाँ तक ड्रेसअप का है, जो भी आप पे सूट करता है, आपकी व्यक्तित्व को मैच करता है, वो आप पहनते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आप पे ये ड्रेस। बाकी जो करंट अफेयर्स हैं उन पे थोड़ी सी आपको और सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका कोई पैटर्न एक जैसा नहीं होता है, क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं। तो लगातार जो घटनाक्रम है उस पर आप नजर बनाए रखें। शुभकामनाएं। थैंक यू। जी ललित सर। जी दिलीप जी, देखें दो पार्ट हैं, व्यक्तित्व और ज्ञान पक्ष। व्यक्तित्व में आपको देखते लगता है कि आप एक आरएस अधिकारी हो, आपका अनुशासन और जो बिहेव है बहुत ही संतुलित है और प्रभावशाली है, आपका भाषा शैली और चयन अच्छा है। ये पार्ट परफेक्ट है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वर्क की आवश्यकता नहीं है। तो पर्सनैलिटी पार्ट वाला जो नॉलेज पार्ट है, थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाइए। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन आपको पूछे थे मैंने, जैसे आपको कोविड का पूछा मैंने, कोविड का इंडियन इकोनॉमी पे इफेक्ट, तो उसको आप पार्ट्स में बांटे। जैसे बेरोजगारी बताएंगे, गवर्नमेंट बताएंगे, बैंक बताएंगे, आयात निर्यात बताएंगे, ठीक है। इस तरह से टूरिज्म बताएंगे। तो आप सारे पक्ष इसको नहीं बता के आपने 2-3 पॉइंट में इसको कंप्लीट किया। तो इस तरह से आप प्रयास करें कि जो 5-6 पॉइंट्स उनको अच्छे से डिटेल करें। इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो भारत चीन में सीमा विवाद पुराना है, इसमें तनाव का पहला कारण है सीमा विवाद। उसके बाद जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, ये RCEP है, और ये आपका जो BRI है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये सब तनाव के रीजन है। तो अब तत्कालिक ही है और दीर्घकालिक सीमा विवाद है ये। तो इस तरह से आप इनको थोड़ा पॉइंट आउट करते हुए थोड़ा डिटेल में, राजस्थान जीके को राजस्थान लेवल पे वैसे आपके आंसर अच्छे थे,
तो थोड़ा और अच्छा करिए उसको, और ओवरऑल बढ़िया है। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, शुभकामनाएं आपको दिलीप जी। थैंक यू सर। ओके।